आज हमारी एनसीईआरटी का टॉपिक है पादपों में जनन, यानी कि प्लांट में कैसे जनन होता है, वो किस प्रकार एक दूसरे से पौधे में कन्वर्ट होते हैं, किस प्रकार हम कुछ पौधों को हम बीजों से उगाते हैं तो कुछ पौधों को पौधों से पौधों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया को हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल पर एनसीईआरटी के सीटेट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 6 से लेके 11 तक, 6 से लेके 8 तक की जो एनसीईआरटी है वो रिसेंटली में अपलोड हो रही हैं। फॉर सीटेट जूनियर सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ आप इसको, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे चैनल पर जाइए, लेकिन आप खुद ऑनलाइन जाके पढ़िए, पीडीएफ के थ्रू पढ़िए, कैसे पढ़िए, लेकिन सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 6 to 8 साइंस की बुक। अगर आप साइंस ग्रुप से है तो साइंस की पढ़िए, सोशल साइंस से है तो सोशल साइंस की पढ़िए। ओके, तो अभी देरी नहीं करते हैं, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पादपों में जनन के न्यू प्लांट्स में कैसे जनन होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जनन की विधियाँ, कितनी जनन की विधियाँ होती हैं वो किस प्रकार पढ़ेंगे हम। देखो, पौधों में एक जनन अंग होता है, उसी को बोलते हैं कायिक अंग। क्या बोलते हैं उसको? अधिकांश पादपों में मूल, तना, पत्तियाँ होती हैं, ठीक है ना। पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक मतलब इनसे हम, जैसे गुलाब के पौधे हैं, उससे तने काट के हम दूसरा पौधा उगा सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पत्तियों से उगाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जड़, यानी कि जो बीजों से उगाए जाते हैं, जिसकी जड़ होती है, वो जड़ों के सहित पौधे उगाए जाते हैं। अब वृद्धि को निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं, फूल निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प जो है बाद में आम के उन रसीले फलों को देखा होगा ना। जैसे हम बीज होते हैं ना, जैसे गुठली होती है, तो उसे हम बसंत ऋतु में जमा देते हैं, फिर उससे ये क्या होता है, वृक्ष बन जाता है, और फिर वही सेम प्रोसीजर जो आम उगते हैं। वास्तव में जनन अंग पुष्प के जनन अंग होते हैं, पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, यानी कि जो फूल होते हैं उनके, क्योंकि फूलों पे क्या होते हैं, बीज आते हैं, वही जनन अंग कहलाते हैं, है ना। नर जनन अंग, मादा जनन अंग, फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। देखो, पौधों पे एक मादा अंग भी हो सकता है, नर भी होता है, और दोनों भी हो सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अलैंगिक जननांग, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना पूंजों के, यानी कि लैंगिक का मतलब होता है जो, मतलब हम, मतलब जो पौधों द्वारा, यानी कि बीजों के द्वारा उगाते हैं, उसे बोलते हैं लैंगिक। जो बिना पौधों, बिना बीजों के द्वारा उगाते हैं, उसे अलैंगिक बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। लैंगिक जनन नए पादप बीजों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जो बीजों से उगाते हैं। लैंगिक यानी कि जो बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम अलैंगिक जनन। आगे चलते हैं। कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या है? एक लैंगिक जनन है। क्या है ये? लैंगिक जनन है, ठीक है, जिसे मूल, तने, पत्ती तथा कली, कली को हम मुकुल भी कहेंगे, जिसे कायिक द्वारा नया पौधा प्राप्त किया जाता है, इसे कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। क्योंकि ये जनन के कायिक भाग में होती है, इसीलिए हम कायिक जनन भी कहते हैं, इसे कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। जैसे आपने गुलाब का पौधा लगाया होगा, पहले उसकी एक तने वाला क्या होगा, फिर उसको कलम में शेप में दिया होगा, फिर उसको गीली मिट्टी में उगाया होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं। देखो, ये गुलाब का पौधा है, ये जो छोटी सी गुठली से निकली रहती है ना, ये इसके कायिक अंग होते हैं, यानी कि ये कलिका से जुड़े होते हैं ना। ये पर्व संधि है। आपको अगर कलम लगानी है गुलाब के पौधे की, तो जहाँ से कायिक निकली होती है वहां से कलम लगानी होती है, कालिकाएं होती हैं। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी शेयर करती हूँ। एक ताज़ा आलू लीजिए और आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े इस छत चिन्हों को देखिए। छत चिन्हों का मतलब होता है कि उन छोटे छोटे रोम्स को छोटे छोटे छेद से दिखाई देंगे आपको उनमें कलिकाएं दिखाई देती हैं, और छत चिन्ह को आंख भी कहते हैं, यानी कि इसकी आलू की आंख कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटे, जिनमें से प्रत्येक में एक आंख हो। जैसे मैंने बताया था
कि इसमें जहाँ पे ये कलियाँ से निकली रहती हैं, उसी वहीं से हम कलम बना के लगाते हैं। इसी प्रकार जहाँ से आलू की आँख दिखाई दे, वहीं से आपको टुकड़े काटना है और इस स्थान पर मिट्टी में उसको टुकड़ों को दबा दीजिए। कुछ समय बाद क्या है, आपको एक आलू का एक पौधा ही मिलेगा जिसपे बहुत सारे आलू लगे होंगे। ये इस प्रकार देखिए, दिख गई आँख सी? अच्छा, अब ब्राई फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। ब्राई फ़िल्म क्या है, पत्थर चट्टा होता है। पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएँ होती हैं। कलिकाएँ होती हैं। ये पादप कत्ती की आद मर्दा पर गिर जाएँ तो प्रत्येक कलिका यानी कि एक कली एक नए पौधे को जन्म दे सकती है। कुछ जो जड़ें होती हैं वो नए पादप को जन्म दे सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए शकरकंद या डहेलिया जिसे बोलते हैं। आपने डहेलिया का पौधा भी लगाया होगा। डहेलिया का पौधा भी क्या है, अलग से कलम बनाकर ही लगाया जाता है। आगे चलते हैं। अब ये ब्राई फ़िल्म के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया कि उसकी कलिकाएँ पे एक अलग-अलग पत्ती नए-नए पौधे उग जाते हैं। पत्तियों से भी पौधे उगाए जाते हैं। कैक्टस जैसे जो पौधे होते हैं, उनमें मुख्य पादप अलग विलगन हो जाते हैं, यानी कि नए पादप को जन्म दे सकते हैं वे। और प्रत्येक विलगन यानी कि अलग पौधे को जन्म देना, नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। कौन? कैक्टस। कौन कर सकता है? वो कैक्टस। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। बेकरी से ईस्ट केक तथा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। किसी से भी एक बेकिंग पाउडर जैसा छोटा-सा ईस्ट पाउडर आता है और चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे हमने जो केक बनाते हैं उनको पता भी है, किसी एक ऐसे पात्र में रखें जिससे कुछ जल हो। उसमें जल में घोलें और 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोलें। अब पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रख दें। तो क्या है, वो फफूंद जाता है। 1 घंटे के बाद एक द्रव की कुछ बूंद स्लाइड पर रखकर स्पर्शदर्शी से देखें तो आपको कुछ नया दिखाई देगा। ये ईस्ट कोशिकाओं को नए को जन्म देते हैं। छोटी कोशिका बड़ी कोशिकाओं में चेंज हो जाती है और एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं को जन्म देती है। इसे क्या बोलते हैं? मुकुल श्रृंखला या नई-नई मुकुल या नई-नई कला जो है वो निकल जाती है, नई-नई कली निकल जाती है। ये आप देख रहे हैं ना? ये वाली, ठीक है? मुगलन, आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा है कि केवल सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। यदि किसी पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो, यानी कि इसके लिए अगर कोई पर्याप्त पोषण उपलब्ध है, तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके बहुत सारे फफूंद जाता है ना, वो बहुत बड़ा। आप 1 कटोरी में 1 चम्मच ईस्ट को ले, 1 कटोरी बन जाती है। तो वो क्या है? नए मुकुलन को जन्म देता है। ओके? अब खंडन की बात करते हैं। खंडन क्या है? आपने तालाबों और ठहरों में नए जो जहाँ पानी जमा रहता है, जिस जो बहता नहीं है, आगे नहीं बढ़ता है, तो ठहरे हुए पानी में अपने जलाशयों में हरे रंग के कुछ गुच्छे देखे होंगे। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? आप स्पाइरोगोरा या शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल। हरे-हरे पत्ती के आकार की जैसी कागज से बिछे रहते हैं, उनको शैवाल बोलते हैं। आपने देखा होगा कि ये जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं इनमें। ये अपने आप तो शैवाल वृद्धि करते हैं, तो तेजी से खंडन द्वारा गुणन भी करते हैं। एक के बाद एक के बाद एक गुणन करते जाते हैं, खंडन करते जाते हैं और नए शैवाल में चेंज होते जाते हैं। ये नए टुकड़े जीवों में वृद्धि कर जाते हैं और यह जो प्रक्रम है वो शैवाल की नई श्रृंखला को जन्म देता रहता है और आगे फलते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बीजाणु निर्माण आपने पढ़ा होगा कि आपने एक डबल रोटी ली है ना। ठीक है, उसमें कुछ बीजाणु निर्मुक्त होते हैं। ये बीजाणु निर्मुक्त कैसे होते हैं कि ये वायु में तैरते हैं, हवा में फैलते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं। ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं और बीजाणु जो है वो अलैंगिक जनन ही करते हैं। अलैंगिक जनन का मतलब होता है बीजाणु से बीजाणु उत्पन्न होते हैं, ना कि किसी नए बीज से बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। आगे चलते हैं। लैंगिक जनन मैंने आपको बता ही दिया था। अब थोड़ा-सा कवक में बीजाणु जनन कैसा होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये कवक जाल है और ये इनकी श्रृंखला है, यानी कि इनका मूल रोम है। अब ये नया बीजाणु है, इससे बहुत सारे बीजाणु ये उत्पन्न हो जाएंगे। इसे ही बीजाणु गुणन भी कहते हैं। अब स्त्री केसर और पुंकेसर 2 जनन अंग होते हैं किसी भी पुष्प में, किसी भी पौधे में, है ना? अब मैं क्या बात करती हूँ कि सरसों, गुड़हल, पिटोनिया कोई भी पुष्प एक ले लो, है ना? उसके अंगों को पृथक करो। पुंकेसर और स्त्री केसर में कैसे हम पता करेंगे कि कौन-सा पुंकेसर है, कौन-सा स्त्री केसर है? ऐसे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, वो तो एकलिंगी कहलाते हैं और जिसमें वे दोनों हों, द्विलिंगी कहलाते हैं। स्त्री केसर का मतलब होता है यहाँ पे मादा।
मादा जो अंग होते हैं वो वाले, मादा जनन अंग। मक्का और पपीता, यहाँ ध्यान देने वाली है, मक्का और पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे में एक लंगी होते हैं जनन, ठीक है। अब ककड़ी का खीरा, मक्का, पपीता, खीरे, इसमें केवल एक, अगर नर का है तो नर का ही रहेगा, मादा का है तो मादा का ही रहेगा। जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया में क्या है, ये द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं ये, द्विलिंगी होते हैं। ओके, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं बात करती हूँ पुंकेसर की। पुंकेसर में एक तना होता है और उसके आगे परागकोश होता है, ठीक है। आगे परागकोश होता है, जहाँ से जनन होता है, ये पुंतुतु होता है, यानी कि जो इसका मतलब एक नली के आकार का है ना। आगे चलते हैं अब स्त्री केसर के बारे में बात करके। स्त्री केसर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये स्त्री केसर है। इसमें वही एक टहनी के रूप का एक पौधे में ये अंडाशय होता है, जहाँ पे अंडा जो है फ्रीज करता है। ये बीजांड होता है, ये यहाँ ढका हुआ है, यहाँ बीजांड होता है जहाँ अंडा बनता है। और ये वर्तिका होती है जहाँ से ट्रांसफर करता है, और ये वर्तिका होता है जहाँ से जो है वो अंडे को फ्रीज करके या नए अंडे को जो है वो पौधे के रूप में जन्म करता है, ठीक है। अब बात करते हैं परागकण। परागकण या परागकोश हमने पढ़ा था ना, ये परागकण क्या होते हैं। सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है, यानी कि एक सुरक्षा कवच होता है जो नए पौधे को जन्म देने वाले परागकोश को जब बना के रखता है, सेफ रखता है, ठीक है। उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं। क्या होते हैं, हल्के होते हैं और वायु अथवा जल द्वारा बहकर ले जाते हैं। पुष्पों द्वारा बैठने वाले कीटों से परागकण चिपक जाते हैं। मान लो कोई पुष्प है, उस पर कोई कीट बैठ गया, तो जो परागकण है उस पर चिपक जाते हैं, और जब वो जो कीट है वो दूसरे पौधे पर जाएगा तो वो दूसरे पौधे को उस पौधे का जो परागकोश है उस पर उसी पौधे का जन्म देगा। देखो मान लो क्या है, एक पौधे के पुष्प पे कोई कीट बैठ गया, कोई कीट मतलब कोई भी आप कीट मकोड़ा कुछ भी बैठ गया उस पर, तो अगर वो दूसरे पौधे पे जाएगा तो वो वहाँ बैठेगा, और जैसे वो परागकण है वो जिस पे चिपक जाएगा तो दूसरे पे बैठेगा। उसके जैसे नर का मादा पे हो गया, मादा का नर पे हो गया, तो इसीलिए वो द्विलिंगी हो जाता है, इसलिए होता है वो द्विलिंगी, ठीक है। तो वर्तिकाग्र के कुछ कण परागकण से गिर जाते हैं, और परागकणों का परागकण से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण मतलब जैसे पुंकेसर से स्त्री केसर पे हो जाता है ना, वर्तिकाग्र स्त्री केसर में होता है, परागकण उसमें होता है, ठीक है। इसे स्वपरागण कहते हैं, यानी कि जो वर्तिकाग्र के पुष्प पे वर्तिकाग्र पर गिरते हैं वो परागण के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र करते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो ये है स्वपरागण। स्वपरागण कैसे, ये वर्तिकाग्र है ना, और ये परागकोश है, इन दोनों का परागकोश है। अब ये यहाँ से ये वर्तिकाग्र है, इस यहाँ पे कोई कीट बैठा तो यहाँ से परागकण लिया तो यहाँ परागकोश हो गया ना, तो ये परागण। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि क्या आप पुंकेसर के परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं कि किस प्रकार होते हैं। परागकोश में परागण होते हैं, यानी कि परागकोश में परागण होते हैं और जो नर युग्मकों को जन्माते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र होते हैं और वर्तिका और अंडाशय होते हैं। उसमें परागकोश परागकण होते हैं, इसमें वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या बहुत सारे बीजांड भी होते हैं, है ना। मादा युग्मक अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। देखो ये क्वेश्चन आया था, पहले भी आया है और आगे के आने की संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि ये जो सीटेट है वो एप्लीकेबल क्वेश्चन देता है, अप्लाई करने वाले क्वेश्चन देता है। आपको वन लाइन क्वेश्चन कभी नहीं देता सीटेट, तभी तो उसका नाम सीटेट है, तभी तो लोग उसको टास्क मानते हैं कि वो पास ही नहीं होएगा हमसे। तो लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के जो युग्मन बनता है उसे युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र बढ़ते उसे परागण कहते हैं, किसी अन्य पौधे पर परागण कहलाते हैं। निषेचन, निषेचन का मतलब होता है फ्रीज होना, फर्टिलाइज होना, ठीक है, जैसे स्त्री में होता है। अब नर तथा मादा के युग्मनों या संयोग से एक युग्मनज कहलाता है, जिसे हम कहते हैं ना कि अंडा फर्टिलाइज हो गया, या जो बोलते हैं कि अंडा और
स्पर्म जो है वो एक साथ युग्मन जो है फर्टिलाइज हो गया और मीट कर गया, तो युग्मन बनाने के लिए नर और मादा के युग्मनों का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। इसे हम आप भाषा में निषेचन बोलते हैं। भ्रूण में विकसित होता है, उसके बाद भ्रूण में विकसित होता है। देखो ये अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका है ना, और ये युग्मनज का निर्माण हुआ यहाँ पे स्पर्म उससे मिलके नर और मादा का। पेड़नालिका से यहाँ से ट्रांसफर हो गए, फिर जैसे हमारा ओवरी में होता है ना, ओवरी में अंडा बनता है तो फिर यूट्रस में जाके एक भ्रूण का रूप लेता है। यह अंकुरित होना परागकण यहाँ से ट्रांसफर होके, यानी कि ये इसकी यूट्रस है। ओके, इसे अंकुरित होता परागकण बोलते हैं। फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। जब उसने पुष्प को एक नए अंडाशय को जन्म दे दिया तो क्या है, पौधा यानी कि जो पुष्प है वो मुरझाकर गिर जाएगा, झड़ना शुरू हो जाएगा और परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। ओके, बीजांड से विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ जो है फल गूदेदार और रसीले होते हैं, कैसे, जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम और अखरोट। अब इनके बारे में, निषेचन के बारे में बात करते हैं। क्या इनकी क्या प्रक्रिया होती है, बीज प्रकरण कैसे होते हैं। प्रकृति में कई प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन मतलब मिट्टी के बदलाव के कारण। कभी कभी किसी वन अथवा खेत पर उद्यान से चहलकदमी करते समय आपको वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई देते हैं। ओके, आपने यह जानने का प्रयास किया कि ये बीज वस्त्रों पर कैसे चिपकते हैं। क्यों चिपकते हैं, कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाएं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा। पादप के नवोद्भिदों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उसमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकरण से लाभ होता है। इसमें एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों के सूर्य के प्रकाश और खनिजों के परस्पर स्पर्धा का संभावना कम हो जाता है। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक डिटेल सहजन और द्विफल जो होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये सहजन और सृजन कैसे होते हैं। ये सहजन है ना, ये जो है ये सहजन का पौधा है और ये द्विफल का पौधा है, यानी कि एक फल से दो फल में कैसे परिवर्तित होता है। ये पंख है, इन दोनों के पंख हैं ये, और ये बीज है दोनों के। अच्छा, अब आगे देखते हैं। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सेजन जो है ड्रामेस्टिक अथवा द्विफल मैपल जैसे पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक रोमयुक्त बीज, सूरजमुखी रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुंदर स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं और ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में पलवन करते हुए तैरते हुए दूसरे स्थान पर चले जा सके। उदाहरण के लिए एक नारियल लीजिए। कुछ बीज जंतु द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे एक ही प्रकार के पौधे कई स्थानों पर उगाए जाते हैं। जैसे कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसमें बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक चले जाते हैं। जब वही वाली आगे देखते हैं। अब सूरजमुखी रोमयुक्त फल और मदार आक के रोमयुक्त बीज, ये वाले इनके फल हैं, इनके बारे में दिखा गया। उदाहरण के लिए यूरेनियम और जेंथियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। पौधों के बारे में, कुछ पौधे के फल जो है झटके के साथ फट जाते हैं, है ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं और जिसके अंदर स्थित प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं, यानी कि वो जो जनक है उससे बहुत दूर जाकर गिरते हैं। अरंड बालसम के पादप में ऐसा ही होता है। अब मान लो ये वही परागकण वाला हो गया। अरंड और बालसम के पादप में कुछ ऐसा ही होता है जो परागकण के द्वारा दूसरे स्थान पर जाकर गिरते हैं। अब हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं और रिवाइज करते हैं। ओके, लैंगिक जनन आपने पढ़ा होगा कि किसी
पौधे किसी पौधे या किसी बीज के द्वारा ना उगाया जाना, उसे अलैंगिक मुकुलन यानी कि कली भ्रूण एक निषेचन के बाद में जो बच्चे का रूप होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, सब भ्रूण बोलते हैं। प्रकीर्णन यानी कि एक पौधे को बहुत सारे स्थानों पर उगाया जाना, उसे भ्रूण बोलते हैं। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, खंडन बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ना, बहुत सारे फलों में, पुष्पों में, पौधों में टूट जाना, श्रृंखला बनाना। युग्मक मैंने बताया था कि जब नर और मादा का युग्मन जो होता है उसे युग्मक बोलते हैं। बीजांड वो पता है, परागकण एक स्थान एक पौधे से दूसरे में जाना। लैंगिक जनन यानी कि जो बीज के द्वारा बन जाता है। बीजाणु यानी कि जैसे मैंने आपको किस में बताया था, ब्रेड में बताया था ना, बीजाणु बहुत सारे बीजाणु हो जाते हैं अगर वो उसमें सुई लग जाए, और बीजाणु धानी उसकी जहाँ पे वो स्टोर करते हैं। परागकोश क्या होता है, ये पुंकेसर का एक अंग होता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन युग्मन यानी कि जब उनका निषेचन यानी कि उनका निषेचन होता है। परागकण यानी कि ये पुंकेसर में होता है। इस तरीके से पुंकेसर मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।